Hello everyone, how are you all? I hope you are going well. Today I am sharing the next chapter of class 7, 21st century English, chapter number 9, invention, and the topic is the material of thousand uses. In the previous video I have uploaded the explanation of the chapter. Today I am sharing the comprehension question of this chapter, and first question is true and false. First one, the first type of plastic was called melamine, false. Second, plastic bottles are breakable, false. जल्दी से गिरती है तो टूटती नहीं है अगर उसको बहुत फोर्सफुली ना फेंका जाए. प्लास्टिक एक टॉक्सिक लव स्टोरी इज द टाइटल ऑफ ए बुक रिटन बाय सुजैन फ्रैंकेल. ट्रू. Plastic has turned out to be quite manageable. प्लास्टिक क्या है कि वो क्वाइट मैनेजेबल है या नहीं. फॉल्स. सेकेंड, चूज द करेक्ट आंसर. इन पैराग्राफ 1 वी फाइंड आउट. पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया. वॉट इंस्पायर्ड फ्रैंकेल टू राइट हर बुक. वो क्या किस तरीके से इंस्पायर कर रही हैं अपनी बुक को लिखने के बाद, या उस बुक के द्वारा फ्रैंकेल किस तरीके से इंस्पायर कर रही हैं एंड अवेयर कर रही हैं. हाउ कैन वी यूज द प्लास्टिक एंड हाउ कैन वी अवॉइड द प्लास्टिक. Second one is, according to the article, what led to plastics being produced in very large quantities. The option is, there was a lack of natural alternatives. भाई क्यों? क्योंकि जो अल्टरनेट नेचुरल चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और उनकी जगह फिर रिप्लेसमेंट में प्लास्टिक को लेना पड़ा. Third one is, what was the others say about plastic and the environment. The answer is, the damage of plastic causes maybe outweigh any benefits. Fourth, according to the article, one problem with plastic is that there are so many problems, but one problem with plastic is it contains chemicals and that end up inside people. और वो प्लास्टिक के यूज़ करने से लोगों के अंदर चले जाते हैं और लंग्स पे और पूरी बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं. सी, रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन. पहले हमें स्टेटमेंट रीड करना है, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर. द एक्सपेरिमेंट वाज the start of her research for a book called Plastic, a Toxic Love Story. This book is about the remarkable invention of a material that we take for granted because it is everywhere. But plastic has also turned out to be very highly problematic. First one is, what experiment is the author talking about? पूरी समरी बता रही है हमें कि किस तरीके से, किस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये रिसर्च की कि और एक बुक लिखी जिसका नाम दिया ए टॉक्सिक लव स्टोरी. मतलब प्लास्टिक क्या है, एक टॉक्सिक लव स्टोरी का नाम उन्होंने दिया राइटर ने. और दिस बुक इज अबाउट रिमार्केबल इन्वेंशन. और वो किस इन्वेंशन को कर कर इस बुक को लिखी और क्यों उन्होंने ये नाम दिया. तो द ऑथर सुजैन फ्रैंकेल इज टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ cataloging every single plastic item she touched in the morning, which revealed how pervasive plastic is in modern life. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि सुबह सुबह जितनी चीज़ें उन्होंने छुई उनमें से काफ़ी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई थी. और मॉडर्न लाइफ में आजकल प्लास्टिक का कितना ज़्यादा यूज़ हो गया है, वो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपनी बुक में लिखा. सेकेंड, हाउ हैज़ प्लास्टिक टर्न्ड आउट टू बी प्रॉब्लमेटिक.
किस तरीके से प्लास्टिक एक प्रॉब्लमेटिक वस्तु के रूप में बन गया है? आंसर इज plastic is problematic because it relies on dwindling fossil fuels, can leach harmful chemicals, contribute to pollution that harms wildlife and landscapes, and difficult to recycle. प्लास्टिक एक प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि यह घटते हुए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करता है, हानिकारक रसायनों को छोड़ता है, प्रदूषण को बढ़ाता है, जिससे वन्य में रहने वाले जीव जंतु और जो मानव मनुष्य हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, और वो यह रिसाइकिल करना लिटिल बिट मुश्किल है. Second statement is, it was a time when substitutes were badly needed to replace natural materials like ivory. As the animal, they were becoming endangered. ये वह समय था जब हाथी दांत जैसी प्राकृतिक सामग्रियों के स्थान पर अन्य विकल्पों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि जानवर धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे, तो उनकी जगह कोई ना कोई एक अल्टरनेट चाहिए था. ये स्टेटमेंट कह रहा है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई वर द एनिमल्स बिकमिंग इंडेंजर्ड? जानवर धीरे धीरे लुप्त क्यों हो रहे हैं, क्यों इंडेंजर्ड में है? The animals were becoming endangered due to poaching for their ivory tusk, which is when species is killed illegally for its part, and habitat loss caused by human activities like deforestation. हाथी के दांतों को इलीगल माना गया, जिसमें कोई किसी प्रजाति उसके अंगों के अवैध रूप से मार दिया जाता था अंगों को यूज करने के लिए, और वनों की कटाई जैसी ह्यूमन एक्टिविटीज की जा रही थी, जिनसे जो जानवर हैं उनके जो हैबिटेट थे वो कम हो रहे थे और वो धीरे धीरे लुप्त हो जा रहे थे. क्या था कि शिकार किया जा रहा था उन्हें अपने पर्सनल यूजेस के लिए, उनकी स्किन के लिए, और उनके घरों में लोग अभी भी घुस रहे हैं. मतलब जंगलों को काट काट कर कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, जिससे वो धीरे धीरे डेंजर में आ रहे हैं. For what purpose was plastic used in the 1920s and 30s? And the answer is, in the 1920, मतलब ये कह रहे हैं कि क्या पर्पस था जिसके लिए, और प्लास्टिक का उपयोग किस किस पर्पस के लिए 1920s में 30s में किया जाता था. द आंसर इज, इन द 1920s and 30s plastic was used to replace expensive and endangered natural material like ivory, tortoise shell and horn. It was used for a wide range of products such as billiard balls, radios, telephone, etc. 1920 के टाइम में हाथी के दांत, कछुओं के खोल यानी कि वो जो ऊपर का उनका हार्ड पोर्शन रहता है, सींग जैसी महंगी चीज़ों को यूज में लाने लगे, जिससे प्राकृतिक जो नेचुरल चीज़ें थी के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग किया जाने लगा. भाई देखो, वो हर जगह तो मिलती नहीं है कि बहुत जल्दी से हाथी का दांत मिल गया या कछुआ मिल गया, उसके सींग मिल गए, क्या बोलते हैं आपके हिरन, बहुत सुंदर हिरन की खाल होती है, वो बहुत जल्दी से नहीं मिलते हैं और वो धीरे धीरे कम भी हो रहे थे. तो उनकी जगह प्लास्टिक का उपयोग किया जाने लगा, और इनका जो उपयोग था, यूज था, वो बिलियर्ड बॉल, रेडियो, टेलीफोन आदि कई उत्पादों में किया जाता था. यानी कि प्लास्टिक को सबसे पहले जो यूज करने लगे छोटी छोटी चीज़ों में, बिलियर्ड बॉल्स में, रेडियो में, टेलीफोन, ये चीज़ें बनाने लगे 1920-30s के टाइम पे. फिर धीरे धीरे प्लास्टिक की चीज़ें और ज़्यादा बनने लगी, क्योंकि ये जल्दी से
मिल जाती है और टूटता भी, मतलब अफोर्ड करना इजी है, महंगा नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव थी। थर्ड स्टेटमेंट इज, but this is not the only way to change our wasteful habits and tackle the plastic problem. कह रहे हैं कि केवल यही एक तरीका नहीं था कि टैकल द प्लास्टिक प्रॉब्लम, वेस्टफुल हैबिट, मतलब बट दिस इज नॉट द ओनली वे टू चेंज आवर वेस्टफुल हैबिट्स। लेकिन यही कोई तरीका नहीं था हमारी वेस्टफुल हैबिट्स को चेंज करने के लिए कि हम प्लास्टिक का यूज करें एंड टैकल द प्लास्टिक प्रॉब्लम, और किस तरीके से प्लास्टिक का प्रॉब्लम को दूर करें। व्हाट इज बीइंग रिफर्ड एज ओनली वे। ओनली वे को राइटर ने किस तरीके से रेफर किया है? The only way being referred to in the statement is focusing solely and recycling, only using alternatives to plastic. राइटर कह रहा है द ओनली वे रिफर्ड, जो ओनली वे वर्ड है उसको रिफर किया गया स्टेटमेंट फोकसिंग सॉलिंग रिसाइकलिंग, यानी कि अगर हो सके तो कुछ अल्टरनेट्स प्लास्टिक के यूज़ किए जाएं। जहाँ प्लास्टिक के कैरी बैग यूज़ हो रहे हैं वहाँ हम पेपर के कैरी बैग, जो मतलब काफ़ी मोटे पेपर या हार्ड चीज़ों से बनाते हैं, कपड़े से बनाते हैं, उनको ज़्यादा यूज़ करें, अल्टरनेट यूज़ करें उसको, रिसाइकिल करें उसी चीज़ को, ना कि बार बार नया यूज़ एंड थ्रो अपनी हैबिट में रखें। What other ways suggested the author to tackle the plastic problem? क्या क्या अदर वे राइटर ने बताए कि किस तरीके से हम प्लास्टिक की जो प्रॉब्लम है, जो कैंसर कॉजिंग हो रहा है आजकल प्लास्टिक, उसको कैसे टैकल किया जाए। द ऑथर सजेस्ट्स दैट बिसाइड कैरिंग reusable bags, bottles, we should support business that use minimal plastic packaging, choose product with no plastic packaging, reusable items, support eco-friendly initiatives. राइटर कह रहा है द ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि द बिसाइड कैरिंग रीयूजेबल बैग्स एंड बॉटल्स, हमें ऐसी ही बोतल यूज़ करनी चाहिए या बैग्स जो रियूजेबल है, यानी कि उसको डेली यूज़ किया जा सकता है धो के साफ करके। वी शुड सपोर्ट बिजनेस दैट प्लास्टिक पैकेजिंग, हमें जो बिजनेसेस किए जा रहे हैं उसमें प्लास्टिक के पैकेट्स का कम यूज़ करना चाहिए, और जो पैकेजिंग है वो पेपर में होनी चाहिए, और रीयूजेबल आइटम्स हमने यूज़ किए जाने चाहिए, और इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए। डी, आंसर द क्वेश्चंस। What were the uses of plastic in general and what were the benefit of using it? प्लास्टिक के नॉर्मल यूज क्या थे और उनका कैसे फायदा हुआ? Plastic is used various applications such as packaging, construction, automotive parts, electronics and medical devices. प्लास्टिक का उपयोग पैकिंग के लिए, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल की चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता था। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक इंक्लूड इट्स लाइट वेट नेचर, ड्यूरेबिलिटी, रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। फायदे क्या थे कि प्लास्टिक के उपयोग के कई लाभ में
इन एक था कि वो लाइट वेटेड है, दूसरा कि थोड़ा ड्यूरेबल है, थोड़ा लंबे समय तक चलते हैं, नमी नहीं लेते जल्दी से और खराब नहीं होते, और कम लागत में कम पैसों में ये हमें अफोर्ड हो जाते हैं। What are the environmental advantages of using plastic? Environmental एडवांटेज क्या है भाई? कुछ किसी में अच्छाई थी जब तो वो यूज की करना चालू की गई, लेकिन उसका इतना ओवर यूज हो गया कि वो हार्मफुल हो गई। The answer is the environmental advantage of the using plastic include the ability to reduce food waste through effective packaging, which help to preserving food. Additionally, plastics can be recycled, which reduce the need for new raw materials and minimizes energy consumptions. एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या फायदा था कि प्लास्टिक के उपयोग से एनवायरनमेंट में जो हुए कि जो पैकेजिंग थी वो इस तरीके से की जाती थी कि खाना वेस्ट कम हो। उससे क्या था कि खाने की बचत हुई, और इसके अलावा प्लास्टिक को रिसाइकल तो किया जा सकता है, थोड़ा मुश्किल से होती है लेकिन रिसाइकल किया जा सकता है, जिससे नए कच्चे माल की आवश्यकता कम हो जाती है और ऊर्जा की खपत भी कम है, यानी कि एनर्जी कम यूज होती है। बाकी ये है कि थोड़ा रिसाइकल हो जाती है। बाकी जब खाना बहुत फिकता था तो उसकी पैकेजिंग ऐसे आई कि भाई अगर खुला खाना बेचते हैं तो लोग वह खरीदना पसंद नहीं करते कि इसमें जर्म्स हैं या यहाँ बाहर की गंदगी आ गई है, उसलिए पैकेजिंग स्टार्ट की। लेकिन पैकेजिंग में क्या है कि प्लास्टिक से निकलने वाले जो मॉलिक्यूल्स है या प्लास्टिक जिस तरीके से हार्मफुल है, तो वो अंदर खाने को अगर देर तक खाना प्लास्टिक में है तो वैसे भी वो इफेक्ट कर रही है। तो बस इसका ये सॉल्यूशन है कि हम यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक, लेकिन कम से कम करें। और मेन मोटिव क्या है कि प्लास्टिक को हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम प्लास्टिक में खाना ना खाएं, गर्म चीज़ें प्लास्टिक में डाल कर ना पिए, अल्टीमेटली हमारे बॉडी के अंदर प्लास्टिक ना जाए, उसको हम अवॉइड करें। What happens to plastic that is thrown in landfills? अब राइटर कह रहे हैं कि क्या होता है जब कहीं भी ऐसे प्लास्टिक को फेंक दिया जाता है तो उसका क्या नतीजा निकलता है। When plastic is thrown in landfills, it can be hundreds of years to decompose. During this time, it can be release harmful chemicals into the soil and groundwater. भाई देखो, जब प्लास्टिक को लैंडफिल में ऐसे ही फेंक दिया जाता है तो सड़ने में, उसको डिकम्पोज होने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। इस दौरान यह मिट्टी और जो धरती में अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी हार्मफुल है, और वहां से वो एक हार्मफुल केमिकल रिलीज करता है जो कि डेंजरस है। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, मेल्ट करके प्लास्टिक से दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं तब भी वो हार्मफुल गैस रिलीज करती है। बाकी अगर बहुत टाइम तक प्लास्टिक में खाना रखा है तब वो हार्मफुल केमिकल रिलीज करता है, जो देखने में तो खाना ठीक है, उसमें कोई भी जम नहीं है, लेकिन वो जो केमिकल है वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहे हैं। वो इनिशियल इफेक्ट नहीं डालेंगे लेकिन वो इफेक्ट हमें बाद में दिखाई देगा। हाउ कैन प्लास्टिक पॉल्यूशन बी क्योर्ड? किस तरीके से प्लास्टिक के पॉल्यूशन से बचा जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। आंसर इज प्लास्टिक पॉल्यूशन कैन बी curbed through various measures such as reducing single-use plastic, promoting recycling program, implementing stricter regulation on plastic production. क्या है कि प्लास्टिक के प्रदूषण को विभिन्न उपायों से रोका जा सकता है। कई उसके एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरीके से उसे रोका जा सकता है। जैसे एक बार प्लास्टिक के
प्रयोग को कम करें, कि मतलब एक बार यूज़ किया और उसको फेंक दिया, उस चीज़ को कम यूज़ करें। और प्लास्टिक को यूज़ मतलब करें तो ऐसी चीज़ों को करें जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, यानी कि प्लास्टिक की ऐसे मटेरियल को जिसको हम थोड़े टाइम तक चला सकें, ना कि बस यूज़ करें एक बार और फेंक दें। और प्लास्टिक उत्पादन पर कड़े नियम लागू करना, यानी कि कम पैसों के चक्कर में क्या है, हार्मफुल से हार्मफुल केमिकल रिलीज करने वाली प्लास्टिक को बना दिया जा रहा है कि वो सस्ते में बिकती है और लोग बाग उसको पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम बीपीए फ्री प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो वो कम हार्मफुल है रेगुलर प्लास्टिक से। तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए कि हमें खराब प्लास्टिक तो खराब है ही, उसमें भी बीपीए फ्री होती है तो वो कम हार्मफुल है। तो ऐसे ज़्यादा हार्मफुल प्लास्टिक को यूज़ ही नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं होना चाहिए। इस तरीके से रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए। थिंक एंड आंसर, हाउ कैन वी बैलेंस द एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट? शेयर योर थॉट्स। हम प्लास्टिक के लाभों और पर्यावरण संरक्षण की अपनी जिम्मेदारी के बीच में संतुलन कैसे बनाएं? अपने विचार बताइए। मतलब हमारी खुद की क्या ड्यूटी बनती है उसको आप शेयर कीजिए। आंसर, इन द बैलेंसिंग द बेनिफिट्स ऑफ प्लास्टिक विद आवर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी मस्ट शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम ए यूज एंड थ्रो। हमारी मस्ट ड्यूटी ये बनती है कि हमें उस चीज़ से फोकस हटाना है कि यूज़ करो और फेंक दो। मेंटलिटी टू वन of conscious reduction, reuse, recycling. Plastic is useful, low cost material, but is improper disposal has serious consequence for environment and our health. किसी प्लास्टिक को पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण में लाना पर केंद्रित होना चाहिए हमारा माइंड। प्लास्टिक एक उपयोगी चीज़ है, कम लागत वाली सामग्री भी है, लेकिन इसका एक प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यूज़ होना चाहिए, वरना ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर सम पॉसिबल मेथड दैट might reduce the harmful effect of plastic? प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए कुछ संभावित तरीके हो सकते हैं, बताइए आपके हिसाब से वो क्या हो सकते हैं। आंसर इज मेथड ऑफ, देखिए इसको आप कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, मैंने इशारा दिया है 3-3 लाइन के, 4-4 लाइन के, बस 3-3.5 लाइन के क्वेश्चंस बनाए हैं, जिससे क्या है कि आप बात को समझ सकें और अपनी लैंग्वेज में इसको बड़ा छोटा कर सकें। Method of reduce the harmful effect of plastic include reducing single-use plastic by using reusable items like bags, water bottles, reusing plastic products for new purpose, repurposing them creatively and recycling them properly after segregation. प्लास्टिक के जो हानिकारक प्रभाव हैं उनको कम करने के तरीकों में बैग और पानी की बोतलें जैसी चीज़ों को बार बार पुनः यूज़ कर लेना चाहिए, ना कि उनको एक बार ही यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक के उत्पादों में नया उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग करना, उनका रचनात्मक रूप से उपयोग करना, यानी कि उनको एक जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना, और उन्हें बार बार रिसाइकल करना, यानी कि रीयूज भी करना, रिसाइकल भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट फेंकना नहीं है प्लास्टिक को। इस तरीके से हम प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, डज द टैक्स सपोर्ट ए कंप्लीट बैन ऑन प्लास्टिक, वाई और वाई नॉट? क्या टैक्स के हिसाब से जो स्टोरी राइटर ने दी है, क्या उसमें ये दिखाया गया है कि प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? According to the summary, the text does not support a complete ban on plastic.
भाई समरी के हिसाब से तो नहीं कहीं भी लिखा है कि कम्प्लीटली प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट एक्नॉलेजेस दैट मटेरियल्स इनिशियल यूजेस इन टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर वाइल emphasizing that issues lie in misuse rather than material itself। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवा में प्लास्टिक की सामग्रियों का यूज किया गया है, उन्हें एक्सेप्ट किया गया है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि समस्या सामग्री के बजाय इसके दुरुपयोग ज़्यादा किए जा रहे हैं, यानी कि उसको यूज करके फेंका जा रहा है। जितना हो जाए कम यूज करें और यूज एंड थ्रो से बचें। तो प्लास्टिक हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन कम से कम यूज करने पर। I hope you understand this video. You can write your question answer in your language, in your way. Thank you for watching.